नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की विशेष सीरीज हमने शुरू कर दी है। पहला पार्ट राधा कृष्ण आयोग हमने अपलोड कर दिया है। आपने अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, पूरा बेनिफिट मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे मुदालियर आयोग के बारे में, जिसको कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारी दोस्तों नई ऐप लॉन्च हो चुकी है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी कई एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुदालियर कमीशन के बारे में। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश की स्थिति को सुधार करने के लिए हमारा ध्यान सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में गया। और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों उच्च शिक्षा पर हमारा सबसे पहले ध्यान गया। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए दोस्तों उस समय पर राधा कृष्ण आयोग बना था। राधा कृष्ण आयोग के द्वारा दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट जब दी गई तो उनके द्वारा सबसे पहले यही सुझाव दिया गया कि अगर हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है तो उससे पहले माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता होगी। और इसी क्रम में दोस्तों उस समय पर ताराचंद समिति इसका दोस्तों गठन हुआ था। तो ताराचंद समिति के द्वारा दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी 1949 में, गठन हुआ था 1948 में। अब इसके कुछ कुछ जो सुझाव है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा आयोग की ओर को आएंगे। तो देखिए, इसके मुख्य सुझाव क्या क्या थे। इन्होंने बोला कि जो जूनियर बेसिक है उसको 5 वर्ष किया जाए, सीनियर बेसिक को 3 वर्ष किया जाए, माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि इनका जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अलावा सबसे पहले इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की दोस्तों बात करी। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जो मल्टीपर्पज स्कूल है उसकी स्थापना माध्यमिक स्तर पर किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा इसको वो किया गया, मतलब रिकमेंड किया गया। तो ये दोस्तों ताराचंद समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया था, इसका सुझाव दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने जूनियर बेसिक स्तर पर केवल मातृभाषा की शिक्षा की बात करी। सीनियर बेसिक स्तर पर इन्होंने बोला मातृभाषा के संग संग राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षा की भी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो बाह्य परीक्षा का आयोजन है केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर ही होना चाहिए। जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं वो जब माध्यमिक शिक्षा आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही होना चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश होता है वो माध्यमिक शिक्षा के परिणाम के आधार पर ही होना चाहिए। यानी कि उसने इंटरमीडिएट जो परीक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है परीक्षा है, वहां पर उसने कितने अंक लिए उसके बाद ही उनका यूनिवर्सिटी पे एडमिशन होना चाहिए। चाहे तो यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई एग्जाम भी करवा सकती है, जैसे आज के ज़माने में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है ना, CUET, तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि इसके लिए आप प्रवेश परीक्षा भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षकों के वेतनमान है, उनकी सेवा शर्तें हैं, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB के प्रस्तावों के अनुकूल होनी चाहिए। इस तरह के दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा सुझाव दिए गए। अब जब ताराचंद समिति के दोस्तों ये सुझाव दिए गए तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, उन्होंने इसका अध्ययन किया, लेकिन उनको ये लगा कि इनके जो सुझाव दिए गए थे पूरी तरह से मतलब एक तरह से अस्पष्ट थे और पूरे नहीं थे। ठीक है, तो बाद में 1951 में जो CAB है यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इन्होंने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप एक काम करें कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का ही गठन कर दीजिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो कार्य होगा वो क्या होगा कि भाई वो पूरे देश में जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के संबंध में अपने सुझाव दे। तो पूरी तरह से एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोस्तों गठन किया गया। तो इसी के क्रम में दोस्तों मुदालियर कमीशन का गठन हुआ 1952 से 53 दोस्तों ये कमीशन है। 52 को दोस्तों इसका गठन हुआ, 53 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। तो आज हम दोस्तों इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोस्तों जो गठन है वो 23 सितंबर 1952 को हुआ था। और इसके उस समय पर जो अध्यक्ष थे वो थे कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय के डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उस समय पर ये तत्कालीन कुलपति थे। और आपको ध्यान होगा दोस्तों ये आपके राधा कृष्ण आयोग के दोस्तों महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। तो कुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के उस समय पे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 23 सितंबर 1952। अब इसके अन्य सदस्य भी देख लेते हैं दोस्तों। वो हैं डॉक्टर KL श्रीमाली, डॉक्टर KG सहदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट और श्री केनेथ रस्ट। ये दोस्तों इसके अन्य सदस्य थे जिनका आप दोस्तों नाम ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो इसी को दोस्तों मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसका उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। उद्देश्य क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संदर्भ में
सुझाव देना। तो ये बेसिकली यही था कि उस समय पे जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी स्थिति को देखो, उसका पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन करो एंड देन उसको किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है उसके संदर्भ में सुझाव दीजिए। अब बात करते हैं जैसा उद्देश्य होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर इसका कार्यक्षेत्र भी हो जाएगा। तो कार्यक्षेत्र क्या है भाई? सबसे पहले भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है उसके प्रशासन और संगठन का अध्ययन करना, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है और जो शिक्षण स्तर है उसका अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर छात्रों के अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। इसी तरह से जैसे कि राधा कृष्णन ने उच्च शिक्षा में किया वैसे ही दोस्तों इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में दोस्तों किया। ठीक है, माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान, सेवा शर्तों आदि का अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। इसके अलावा माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में जो जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना और उसमें उनके जो उनको दूर है उनके दूर करने के संबंध में सुझाव देना। तो इस तरह से यहाँ पर इनका कार्यक्षेत्र आपको दिखाई देता। कार्यक्षेत्र भी अपने आप में एक विस्तृत कार्यक्षेत्र था। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों इनके प्रतिवेदन की। अब इन्होंने क्या किया, इस समय पर जो माध्यमिक शिक्षा है उसको अध्ययन करने के लिए, उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए करने के लिए इन्होंने दो तरह की विधि अपनाई। पहली विधि में दोस्तों इन्होंने प्रश्नावली तैयार करी जिसमें इन्होंने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको तैयार किए और उनको दोस्तों इन्होंने देश के विभिन्न भागों में माध्यमिक शिक्षा जो विद हैं या कुछ शिक्षाविद हैं, शिक्षक शिक्षिका, इनको दोस्तों यहाँ पर इनकी प्रतियां इन्होंने दी और उनके आंसर इन्होंने कलेक्ट किए और एक तरह का उनका स्टैटिस्टिकल डेटा, सांख्यिकी विवरण इन्होंने तैयार किया। दूसरे भाग में इन्होंने क्या किया कि स्वयं पूरे देश के माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से भेंट करी, शिक्षाविदों से भेंट करी और जो माध्यमिक शिक्षा है उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में जाना, कैसी कार्यप्रणाली है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या संगठन है, उसके बारे में दोस्तों इन्होंने जाना और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। तो इनकी भी एक विस्तृत रिपोर्ट थी जिसके प्रतिवेदन में कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं 244 पृष्ठ थे और इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी 29 अगस्त 1953 को। इसमें दोस्तों इन्होंने 14 आपके प्रकरण थे जिन पर दोस्तों इन्होंने प्रकाश डाला है और उसके संबंध में इन्होंने सुझाव दिए। ठीक है, तो इनका जो प्रतिवेदन है वो क्या है, 29 अगस्त 1953 को हुआ। मतलब बेसिकली इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करी वो 29 अगस्त 1953 को। ठीक है, 52 में गठन हुआ, 53 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। प्रतिवेदन में कुल मिला के 244 वहां पर पन्नों का वृहद, ये भी आप देख सकते हैं, बड़ा दस्तावेज है। अब इससे पहले जो राधा कृष्ण था उसका 746 पन्नों का था, इसका ऐसी आपका 244 का है। ठीक है, तो प्रकरण आप में 14 थे, वहां 15 थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे सुझाव। अब सुझाव जो जो आयोग, मुदालियर आयोग के सुझाव थे उनके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुझाव देने से पहले इन्होंने जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं उनको उजागर किया कि उस समय पर क्या क्या दोष चल रहे थे। सबसे पहले इन्होंने यही बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो छात्रों के सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व आदि गुणों का विकास दोस्तों नहीं करती है। ठीक है ना, बेसिकली क्या है कि ये जो माध्यमिक शिक्षा है वो उसका जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि भैया आप माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लो और उसके बाद आप क्या करो, कॉलेज में प्रवेश ले लो। तो कॉलेज में प्रवेश तक ही लेने के लिए ये मानी जाती थी कि भैया आपको यहाँ से पास करो और उसके बाद क्या कर लो, कॉलेज में प्रवेश ले लो। यानी कि विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने तक ही दोस्तों ये सीमित थी। तो इसमें अनुशासन, नेतृत्व का गुण, इसको ये डेवलप नहीं कर पाती थी। इसके बाद इसका जो पाठ्यक्रम था वो काफ़ी अव्यवहारिक था। ओके, और इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं था। पाठ्यक्रम काफ़ी संकीर्ण था, एकांगी था। ठीक है, संकीर्ण एकांगी था, इसका मतलब यह है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास इससे नहीं हो सकता था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय दोस्तों उस समय पे बना हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक वहाँ पर दोष था कि जो अंग्रेजी है वो पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बना हुआ था। इसके अलावा जो शिक्षण विधियाँ थी वो भी काफ़ी दोषपूर्ण थी। उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। समय सारणी भी ठीक नहीं थी उस समय पर और सबसे बड़ी समस्या छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, जिसके कारण से शिक्षक और छात्रों के बीच में निकट संबंध नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर हों तो फिर इसका मतलब यह है कि जो शिक्षक और छात्र है उनके बीच में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता, निकटता नहीं हो पाती। ठीक है, इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति के भी कोई उचित मानदंड नहीं थे। ओके, तो इसलिए योग्य शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर कोई अच्छे स्टैंडर्ड नहीं होंगे टीचर्स की
नियुक्ति के, तो फिर उस समय पे यह है कि योग्य शिक्षक नियुक्त नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा सहपाठ्यचर्या क्रियाएं जो को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं उसकी भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा प्रणाली भी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे बच्चों के जो ज्ञान है, कौशल है, उनकी सही परख नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि भैया जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा है उसके क्या क्या दोष हैं। अब बात करेंगे कि इन्होंने फिर अब प्रशासन और वित्त संबंधी क्या क्या सुझाव दिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, ब्रीफ में जानेंगे क्योंकि बहुत डिटेल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट में आपको बताएं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करी कि प्रशासनिक ढांचा कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि जैसे केंद्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, वैसे ही प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन होना चाहिए। ठीक है, जो कि समय समय पर प्रांतीय शिक्षा है उसकी व्यवस्था के संबंध में सुझाव देता रहे। जैसे कि केंद्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, वो सुझाव देता है, तो ऐसी प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जो कि समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने अपने सुझाव देता रहे। ठीक है, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की इन्होंने बात करी। कई जगह ऐसे थे, कई प्रांत में वहां पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं थे, तो वहां पर इसका गठन किया जाए। इसके अलावा ये इन्होंने बोला कि जो प्रांत का शिक्षा निदेशक है, यानी कि जो एजुकेशन डायरेक्टर है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए, वो इसका अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, अभी जो बोर्ड है वो क्या करेगा, वो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाएगा, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देगा, उनका निरीक्षण करवाएगा, इसके अलावा अंतिम वर्ष में परीक्षा लेगा और जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उनको प्रमाण पत्र देने का कार्य करेगा। इस तरह से इन्होंने बोला। तो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उनके एक तरह से क्या क्या कार्य होने चाहिए उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया है। ओके, इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशन डायरेक्टर होगा, यानी कि माध्यमिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो उसका कार्य जो शिक्षा मंत्री है उसको शिक्षा के संदर्भ में सलाह देना होगा कि उसके संबंध में क्या क्या सलाह देनी चाहिए। इसके अलावा आप जो व्यक्तिगत स्कूल हैं, यानी कि व्यक्तिगत विद्यालय हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनका प्रबंध कौन करेगा, वो प्रबंध करेंगे जो कि कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। यानी कि प्रबंध समितियां वे प्रबंध समितियां होंगी जो कि कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होंगे, रजिस्टर्ड होंगी, वही प्राइवेट स्कूल का प्रबंध करेंगे। ओके, ये यहां पर इनका एक महत्वपूर्ण सुझाव था। ओके, और इसके अलावा जो ये समितियां होंगी जब ये शिक्षकों को नियुक्त करेंगी तो उस समय पर जो सरकार के बनाए गए नियम होंगे उनका वो पालन करेगी। ठीक है, और डेफिनेटली विद्यालय के जो ये आंतरिक मामले हैं उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ये इनका सुझाव दिया गया था प्राइवेट स्कूल्स को लेकर। ओके, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा बोर्ड को स्थापित किया जाए। ठीक है, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड को स्थापित करना उस समय पर इंपॉर्टेंट था, ये इनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि इसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके निर्देशन में इसको कार्य करना चाहिए। तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की इन्होंने बात करी है प्रत्येक प्रांत में। तो ये हो गया प्रशासनिक ढांचे से संबंधित इनके सुझाव। अब बात करेंगे वित्तीय व्यवस्था की, यानी कि वित्तीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो वित्तीय व्यवस्था यानी कि माध्यमिक शिक्षा में वित्तीय व्यवस्था फाइनेंशियल को लेकर कैसी सिस्टम होना चाहिए, उसके संदर्भ में इनके द्वारा क्या क्या सुझाव थे। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों का है, ये इन्होंने सिंपली बोला। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार समय समय पर इनको वित्तीय सहायता दे सकती है, लेकिन सिंपली इन्होंने बोल दिया कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व तो प्रांतीय सरकारों का है, तो उसके लिए वित्त भी प्रांतीय सरकारें ही जुटाएंगी। लेकिन केंद्र सरकार इनके उन्नयन के लिए, इनके प्रसार के लिए समय समय पर पैसा दे सकता है। बहुत आसान सा आप इसको समझ लीजिए, मतलब आर्थिक सहायता दे सकता है, लेकिन दायित्व तो प्रांतीय सरकार का है। ठीक है, इसके बाद माध्यमिक स्कूलों को जो भी दिया गया दान होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो आयकर से मुक्त होना चाहिए। ओके, इसके बाद सरकार को भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए माध्यमिक स्कूलों के लिए और निशुल्क करनी चाहिए। तो भूमि की व्यवस्था यथासंभव निशुल्क करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा है उनके द्वारा जो भी सामग्री को क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, तो उसको कस्टम से मुक्त रखना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का चुंगी कर नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला इन्होंने बोला तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाना चाहिए। अब देखिए माध्यमिक स्तर पर अगर आपको तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए जो उद्योग थे उस समय पर उन पर स्पेशल टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था माध्यमिक स्तर पर हो सके। तो ये है वित्तीय व्यवस्था माध्यमिक स्कूलों के लिए। अब देखिए आता है विद्यालयों को मान्यता। विद्यालयों को मान्यता कैसे दी? तो माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के लिए आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए? सबसे पहले यहां पर उन्होंने बोला कि जब आप विद्यालयों को मान्यता दे रहे हैं तो नियमों का जो पालन है वो कठोरता से होना चाहिए और जो मान्यता है वो बोर्ड के द्वारा ही मान्यता दी जाएगी, जैसा हमने पहले ही बोला। लेकिन ये मान्यता तभी दी जाएगी जब वह मान्यता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करे। तो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है वो तभी इनको मान्यता देंगे, तो पहले तो वो नियमों का पालन कठोरता से करे और मान्यता तभी देंगे जब वो सभी शर्तों को पूरा करते हैं। ओके, अब बात करेंगे प्रबंध समितियां मान्यता प्राप्त करने के बाद विद्यालयों को अगर सही ढंग से ना चलाएं तो उनको चेतावनी दी जाएगी कि अगर वे आगे जाकर इसी तरह का कार्य करेंगे तो उनके विद्यालयों की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब प्रबंध समितियां किसकी बात हो रही है दोस्तों? प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है। तो प्रबंध समितियां हैं जिनको मान्यता प्राप्त दे दी है, तो अगर वो उसके बाद विद्यालयों को सही ढंग से नहीं चलाते हैं तो फिर उनको चेतावनी दी जाएंगी कि अगर वे इसी तरह से सही तरह से काम नहीं करेंगे तो विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगला देखेंगे विद्यालयों का निरीक्षण। विद्यालयों के निरीक्षण के संदर्भ में क्या क्या इनकी थी? ठीक है, इन्होंने बोला कि निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए जिससे कि विद्यालय का समय समय पर निरीक्षण हो सके। इसके अलावा निरीक्षण मंडल में विद्यालय के निरीक्षकों के अतिरिक्त और कौन कौन होने चाहिए? एक तो माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, ओके, और इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्रधानाध्यापक होने चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भैया निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण मंडल स्थापित करो जिसमें विद्यालय के निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य हो और इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण जहां पर आपको टीचर्स ट्रेनिंग होती है उन महाविद्यालयों के अनुभवी प्रधानाध्यापक रखे जाएं। ठीक है, इसके अलावा निरीक्षण मंडल जो है निश्चित समय के अंतर पे लगातार निरीक्षण करता रहे, जैसे हमने आपको पहले बताया। और इसके अलावा जो निरीक्षण मंडल है विद्यालय के गुण दोषों को उजागर कर सके और उनकी कमी को दूर करने के सुझाव दें। तो ये इन्होंने विद्यालयों के निरीक्षण से संबंधित सुझाव दिए थे। अगला देखेंगे माध्यमिक शिक्षा के संगठन से संबंधित सुझाव। अभी तक क्या चला था? प्रशासन। अब हम बात करेंगे संगठन। ठीक है, प्रशासन और वित्त के बाद अब आएगा शिक्षा का संगठन कैसा होना चाहिए। तो ये दोस्तों काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे वो अपने आप में यूनिक थे। इससे पहले के जो सुझाव थे वो काफी हद तक क्लैश कर रहे थे, कुछ तारासन समिति से और कुछ आपके थे कि नॉर्मल से सुझाव थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहेंगी क्योंकि यहाँ पर जो सुझाव हैं वो अपने आप में यूनिक है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि माध्यमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा है, उसको माध्यमिक शिक्षा कहा जाएगा, जिसको कि हम जूनियर बेसिक भी बोलते हैं। तो जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद, ओके। इसके अलावा जो शिक्षा होगी वो 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगी और इसकी अवधि दोस्तों इन्होंने 7 वर्ष बोली है। तो आप देख सकते हैं अवधि कितनी है यहाँ पर, 11 से 17 वर्ष, तो 7 वर्ष इनकी अवधि इन्होंने बोली है। अब इसको दोस्तों इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, यानी कि जो 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा है उसको इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, अब 2 भाग वो कौन कौन से थे? 2 भागों में जो विभाजित किया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा नहीं लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। जो 2 भाग हैं वो कौन कौन सा है? एक तो है आपका सीनियर बेसिक, ठीक है, और दूसरा है उच्च माध्यमिक। आप इसको निम्न माध्यमिक भी कह सकते हैं, सीनियर बेसिक को निम्न माध्यमिक भी कहा सकता है। ये 3 वर्ष का होगा और ये 4 वर्ष का होगा। ठीक है, तो सीनियर बेसिक हो गया आपका 3 वर्ष का, जूनियर बेसिक के बाद सीनियर बेसिक 3 वर्ष का, इसको निम्न माध्यमिक भी कह सकते हैं, इसको निम्न माध्यमिक भी कह सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। और इसको एक हो गया उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक आपका 4 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनका एक और इंटरेस्टिंग सुझाव, इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर दे। इंटरमीडिएट होता था 11th और 12th। ठीक है, तो 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ दिया जाए, यानी कि इस वाली 7 वर्ष वाली शिक्षा में 11वीं कक्षा को जोड़ दिया जाए और जो 12वीं कक्षा है उसको
विश्वविद्यालय में जोड़ दिया जाए, विद्यालय में जोड़ दिया जाए, यानी कि 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ा जाए। तो ये इनका एक सुझाव था। ठीक है, अब उस समय पर क्या था कि जो मतलब उस समय पे जो व्यवस्था चली थी वो तो यही चली थी, इंटरमीडिएट। तो उन्होंने ये बोला कि अगर कोई बच्चा है वो 10th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स पूरा करना होगा और उसके बाद उसको विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब वहाँ पर कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल भी कॉलेजेस थे, तो जिसमें कि इंटर मांगा जाता है, आज भी इंटर ही मांगते हैं। ठीक है, 12th मांगने के बाद फिर वहाँ पर न्यूनतम प्रवेश योग्यता वहाँ पर इंटरमीडिएट होती है। तो उनसे बोला गया कि वे क्या करेंगे, जब ये उच्च माध्यमिक कोर्स पूरा कर लेंगे जो कि 11th तक ही होगा, उसके बाद इनको 1 वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा या उनके लिए 1 वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम शुरू करना होगा। उसके बाद फिर उनका 12th हो जाएगा पूरा, 1 साल और हो गया, 11 तक उन्होंने पढ़ा, उसके बाद 1 साल ये किया। इसके बाद फिर वो यहाँ पर कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला ले पाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जहाँ पर कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर न्यूनतम प्रवेश योग्यता इंटरमीडिएट मांगी जाती है। अभी इंटरमीडिएट तो होगा नहीं, ये तो आपका 11th तक ही पढ़ के आएगा, एक तरह से माध्यमिक शिक्षा के अगर नए ढांचे के हिसाब से देखा जाए ना, तो इस तरह का इनके द्वारा सुझाव था। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि जो उच्चतर माध्यमिक स्तर है, यानी उच्चतर माध्यमिक स्तर की हम बात करें, कौन सा हो गया, उच्च माध्यमिक, यानी कि जो आपका 4 वर्ष का है, वहां पर इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूल की बात करी, सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ व्यवसायों की शिक्षा दी जाए, जैसे कि कताई, बुनाई, सिलाई, चमड़े का काम, लकड़ी का काम आदि की व्यवस्था वहां पर की। यानी कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूल यानी कि मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की इन्होंने यहाँ पर बात करी, जहाँ पर आपका कताई, बुनाई, सिलाई, चमड़े का काम और लकड़ी का काम इस तरह का भी वहाँ पर सिखाया जाए, जिससे कि जो बच्चा है वो जब माध्यमिक शिक्षा अपनी पूरी कर लेगा तो उसके बाद वो अपना रोजगार कर सके, आजीविका प्राप्त कर सके। इस तरह का इनका सुझाव था। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था करो। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्कूल है वहां पर कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। बड़े शहरों में इन्होंने बोला कि भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को खोला जाए और पब्लिक स्कूलों को चलने दिया जाए, परंतु वो यह भी देखा जाए कि वे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप हैं या नहीं है। इसके अलावा आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए, जो हॉस्टल स्कूल्स होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जहां पर माध्यमिक शिक्षा नहीं है, जिनके क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो उनके लिए हॉस्टल वाले माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए। इसके अलावा इन्होंने आवासीय दिवस विद्यालय भी खोलने की बात करी, जहां पर बच्चे 8 बजे से लेकर 6 बजे तक रहें, फिर इनके लिए बीच में मिड डे मील की भी व्यवस्था की जाए, है ना भाई। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 6 बजे तक रहेगा तो दिन में भूख भी तो लगेगी उसको, तो वहां पर उसके लिए मिड डे मील व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा विकलांगों के लिए इन्होंने बोला है कि विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। इसके अलावा जहां तक संभव हो सके बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो जो सामान्य हमारे माध्यमिक विद्यालय वहां पर को एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, जहां पर लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ सके। ओके, तो ये इनके माध्यमिक शिक्षा के संगठन के संदर्भ में या संबंधी जो भी सुझाव थे वो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इनको आपने समझना है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए उसका दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य के संबंधी इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होना चाहिए। ठीक है, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, यानी कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करे। ओके, जो कि लोकतंत्र आप समझते हैं ना, लोकतंत्र क्या है भाई, लोकतंत्र में समानता है, स्वतंत्रता है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि हमारे छात्रों में इन गुणों का विकास करना है, यानी कि आपस में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना है। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, वर्ग भेद ना रखें, ठीक है, उसको अस्वीकार करें, सांप्रदायिक अनुमाद से दूर रहें, इस तरह का लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। इसके अलावा छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास, ठीक, यानी कि उनमें व्यवसायिक कुशलता हो जिससे कि आगे जाके वो अपने जीवन में कुछ कर सकें, रोजगार कर सकें, आजीविका कमा सकें, तो उनमें व्यवसायिक कुशलता होनी चाहिए और इसी से देश का फिर आर्थिक विकास भी होगा आगे जाके। इसके अलावा छात्रों में व्यक्तित्व का विकास, ठीक है भाई, छात्रों का व्यक्तित्व विकास
होना चाहिए, है ना। उनका पूरा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होना चाहिए, उनका सामाजिक विकास हो, उनका सांस्कृतिक उन्नयन हो, है ना, उनका नैतिक और चारित्रिक विकास हो, उनका आध्यात्मिक विकास हो, तो पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसके अलावा छात्रों में नेतृत्व शक्ति यानी कि लीडरशिप क्वालिटी का विकास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता कैसे होगी, जब आपका कुशल नेतृत्व होगा, है ना। तो इनको विभिन्न क्षेत्रों में आगे जाके नेतृत्व करना होगा, तो इसीलिए इनको नेतृत्व शक्ति का विकास किया जाना भी आवश्यक है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी क्या क्या सुझाव दिए। पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो इन्होंने दोष बताए थे फिर उसी का निवारण भी किया कि भैया देखो, पाठ्यचर्या है वो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिससे छात्र को फायदा हो आगे जाके, ठीक है। इसके बाद पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि छात्र अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकें। इसके अलावा पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश हो जिनसे छात्र अपने अवकाश के समय पर उसका सदुपयोग कर सके, यानी कि उनका यूटिलाइज कर सके। इसके अलावा पाठ्यचर्या में समस्त विषयों और क्रियाओं में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनमें कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या से संबंधित इनके द्वारा सुझाव दोस्तों दिए गए थे। अब थोड़ा सा इनकी जो पाठ्यचर्या उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और एक होगी उच्च माध्यमिक। निम्न माध्यमिक यानी कि सीनियर बेसिक, जो कि शुरुआती 3 वर्ष की दोस्तों बात हो रही है, फिर उच्च माध्यमिक जो कि अंत के 4 वर्ष होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिला के 7 वर्ष की आपकी दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की उन्होंने बात करी है, ठीक है ना। तो देखिए, सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों में की जो निम्न माध्यमिक शिक्षा का है उसके पाठ्यक्रम में समानता होनी चाहिए। देखिए, ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने निम्न माध्यमिक शिक्षा को ही सीनियर बेसिक माना है, तो सीनियर बेसिक वहां पर की पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए। कुछ वहां पर जो सीनियर बेसिक उस समय पे जो स्कूल चल रहे थे तो उसकी पाठ्यचर्या और जो माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा है उनकी पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए, पहले तो उन्होंने ये बोला, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने यही बोला कि भैया कुछ सुझाव, कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, ठीक है। जो ये सब्जेक्ट हैं वो एक तरह से क्या क्या सब्जेक्ट हैं, मतलब कि क्या क्या विषय होने चाहिए पाठ्यचर्या में। पहली बात तो मातृभाषा, उसके बाद फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके लिए फिर हिंदी रहेगी, अथवा कोई अन्य संघीय भाषा जिनकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है ना। तो पहले तो आपकी मातृभाषा होगी, फिर सेकंड सब्जेक्ट सेकंड हो गया आपका राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, या फिर जिनकी हिंदी है तो उनके लिए कोई अन्य संघीय भाषा होगी। इसके बाद अंग्रेजी को भी इन्होंने बोला है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान को इन्होंने अनिवार्य बनाया है। गणित, कला और संगीत, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षा की दोस्तों ने बात करी है। तो ये दोस्तों इनके द्वारा बोले गए हैं जो सब्जेक्ट होने चाहिए, इन विषयों को रखने के इन्होंने सुझाव दिए। तो आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, हस्तशिल्प, कला और संगीत, गणित, सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान, तो ये इन्होंने बोला है कि इतना तो आपका निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर को दोस्तों इन्होंने 7 वर्गों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 7 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया। उसके अलावा इन्होंने बोला 7 वर्गों में डिवाइड करने के अलावा जो अनिवार्य विषय हैं वो इन्होंने यहाँ पर बताए, ठीक है। ये अनिवार्य विषय हैं तो देखिए, जैसे मातृभाषा है, फिर हिंदी जो कि अहिंदी भाषाभाषी, जो कि हिंदी जिनकी भाषाभाषी नहीं है, अथवा प्रारंभिक अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, या फिर उच्च अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक संघीय भाषा अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा या फिर कोई शास्त्रीय भाषा। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा का जो में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके अलावा समाज विज्ञान की इन्होंने बात करी है केवल प्रथम 2 वर्ष में। इसके अलावा गणित और सामान्य विज्ञान भी केवल प्रथम 2 वर्षों में। कोई भी एक शिल्प होना चाहिए, कताई, बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई, कढ़ाई, ठीक है, मॉडल बनाने के काम, दस्तकारी, ये इन्होंने बताया। तो ये इनके अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद सभी वर्गों के लिए इन्होंने ऐच्छिक विषय भी बताए। तो इन्होंने कुल मिला के 7 वर्गों के, ये तो आपके शुरुआती अनिवार्य हो गए, जैसे कि मातृभाषा होगी, फिर आपकी हिंदी हो गई, फिर समाज विज्ञान, गणित हो गया, फिर कोई भी एक शिल्प हो गया, ये तो इनका फिक्स हो गया। तो आप इस तरह से मानिए। और फिर उसके बाद इनके ये विषय हो गए ऐच्छिक विषय। अब ऐच्छिक विषय में देख लीजिए, जैसे कि मानव शास्त्र है, विज्ञान है, तकनीकी है, वाणिज्य है, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान, ये, ठीक है। तो इस तरह से इनका थोड़ा सा यहाँ पर बना गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर मैं कुल मिला के बताऊँ तो 5 तो ऐच्छिक विषय हो गए
और 3 आपके क्या हो गए कुल मिला के अनिवार्य विषय, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों इनका यहाँ पर ये बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर सुझाव दिए गए थे। तो थोड़ा सा दोस्तों इसमें करेक्शन चाहिए। 5 आपके दोस्तों ये हो गए अनिवार्य, आप साफ साफ देख सकते हैं, और 3 आपके ऐच्छिक विषय हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 आपके दोस्तों क्या हो गए अनिवार्य हो गए, 3 आपके ऐच्छिक विषय हो गए। तो कुल मिला के दोस्तों 8 विषय की दोस्तों बात करी है माध्यमिक स्तर पे, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बोझिल पाठ्यक्रम था, ठीक है। इसमें से फिर आपका जो वर्ग है, वर्ग 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से फिर आपका एक वर्ग में से आप 3 ऐच्छिक सुनेंगे, ठीक है ना। 5 इन्होंने अनिवार्य करेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधियां संबंधी सुझाव। तो शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव में आप देख सकते हैं कि इन्होंने रटने पर बल ना देकर समझने पर बल दिया है, ठीक है। यानी कि रटा हुआ ज्ञान कभी भी आगे जाके सार्थक नहीं होता है, तो रटने पर बल ना देकर समझने पर इन्होंने बल दिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि बच्चों को सक्रिय साझेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को सक्रिय साझेदारी होनी चाहिए। कभी भी आप टीचिंग करते हैं तो इसमें आप सामूहिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उनको देख सकते हैं कि भैया बच्चों को पूरा मौका दिया जाए ताकि वो भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, ठीक है ना। तो क्रिया विधि, योजना विधि इसके लिए बहुत उपयुक्त रहती है। इसके अलावा तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो भी आपके फैक्चुअल हैं, ठीक है, जिससे कि शिक्षण आपका रुचिकर और प्रभावी होगा, ठीक है। ऐसी प्रयोग विधियों का प्रयोग करें जिससे कि मंद, सामान्य और प्रतिभाशाली सभी छात्रों के लिए वो उपयोगी साबित हो, ओके। इसके अलावा जो प्रायोगिक विषय हैं उनको आप प्रयोग विधि से पढ़ाइए, एक्सपेरिमेंट की मदद से पढ़ाइए। इसके अलावा स्वाध्याय को प्रोत्साहन दीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी को प्रोत्साहन दीजिए, और सीखे हुए ज्ञान और क्रियाओं के प्रयोग के उनको अवसर दिए जिससे कि सीखा हुआ ज्ञान उनका स्थायी रहे। तो ये शिक्षण विधियों के संबंध में सुझाव थे। इसके अलावा माध्यमिक स्तर की पुस्तकों से संबंधित क्या क्या सुझाव थे, तो देखिए इन्होंने बोला कि प्रत्येक प्रांत में एक पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए, और इस समिति का कार्य क्या होगा, अच्छी पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, ठीक है। इसके अलावा समिति पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के संदर्भ में भी नियमों का निर्माण करेगी, ठीक है ना। यानी कि जो आपके बुक्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे बनाए जाए, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल होंगे उनका निर्माण करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो पाठ्य पुस्तकों में चित्र बनाने के लिए प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करे, ओके। तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में जो चित्र होते हैं तो वो चित्र कैसे बनाया जाए उससे लेके जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा कक्षा के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें निश्चित होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। पेपर बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो कक्षा के लिए जो भाषा की पुस्तक पाठ्य पुस्तकें हैं वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। इसके लिए कक्षा के लिए भाषा को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर 3-4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर भाषा को छोड़कर अन्य किसी विषय पर 3 से 4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए, और इनमें से किसी भी पुस्तक को चुनने का अधिकार विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य को होना चाहिए, ठीक है। और जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसे प्रसंग ना हो जिससे किसी वर्ग विशेष को कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुक में एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे किसी वर्ग को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तकें बार बार बदली नहीं जानी चाहिए, ओके। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण और अनुशासन संबंधी भी सुझाव इनके द्वारा दिए गए। इन्होंने कहा कि छात्रों के चरित्र निर्माण और अनुशासन का उत्तरदायित्व तो वो सभी शिक्षकों का है, ठीक है। तो उन्हीं का दायित्व है कि वे छात्रों का चरित्र निर्माण करे और उनमें अनुशासन की भावना को विकसित करे, ठीक है। इसके अलावा शिक्षकों और छात्रों के बीच में निकट संबंध होने चाहिए। स्व अनुशासन के विकास के लिए स्वशासन प्रणाली, जिससे कि प्रीफेक्ट प्रणाली है, गृह प्रणाली है, विद्यार्थी परिषद है, इन सभी का निर्माण किया जाना चाहिए, ओके। इसके अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करो। विद्यालयों में खेल कूद, स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस और एनसीसी आदि सभी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। और इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में क्या होता है, अनुशासन आता है ना, इसलिए इसको किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना और चुनाव प्रचार कराना ये गैर कानूनी घोषित किया जाए। तो 17 वर्ष से कम बच्चों के आयु को इनको राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेने हैं, चुनाव प्रसार नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में भी इनके द्वारा दोस्तों सुझाव दिए गए। इनके प्रशिक्षण से संबंधित दोस्तों सुझाव दिए गए, ठीक है। और
शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी सुझाव दिए गए और इनके वेतन और सेवा शर्ती संबंधी भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए। तो देख लेते हैं कि इनके द्वारा शिक्षक के प्रशिक्षण से संबंध में क्या क्या सुझाव दिए। इन्होंने बोला कि 2 प्रकार के शिक्षक नियुक्त करो। एक वो होंगे जो कि निम्न माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाएंगे, यानी कि पहले के 3 वर्षों में, और दूसरे होंगे माध्यमिक कक्षा होती जो कि अंत के 4 वर्ष में पढ़ाएंगे। निम्न माध्यमिक शिक्षाओं के ट्रेनिंग के लिए विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध होने चाहिए और इनकी जो न्यूनतम योग्यता है वो हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी कि जो आपके जो शुरुआती 3 वर्ष में जो पढ़ाएंगे निम्न माध्यमिक के जो टीचर्स होंगे उनकी न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी और उनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों वो विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने चाहिए। ओके, और इनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और प्रशिक्षण काल 1 वर्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें योग्य अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दीजिए। ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालयों में जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में सिद्धांत और प्रायोगिक प्रशिक्षण को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम 2 सहपाठ्यचर्या क्रियाओं के आयोजन में इनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि टीचर है वो कम से कम 2 पाठ्य विषयों का शिक्षण कर सके, कम से कम 2 सहपाठ्यचर्या क्रियाओं का आयोजन कर सके। इसके अलावा शोध कार्य करना चाहते तो उनको बढ़ावा दीजिए। प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य हेतु डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अंशकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की भी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर जो अभिनव पाठ्यक्रम है उनकी व्यवस्था करें। ठीक। और इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण यानी कि एमएड में उनको ही प्रवेश दें जो कि बीएड उत्तीर्ण हो। ये इनके द्वारा सुझाव दिए गए। अब नियुक्ति संबंधी क्या क्या दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दिए गए कि शिक्षकों का नियुक्ति कैसी होगी। तो देखिए, इनके चयन के संबंध में सामान्य नियम बनाए जाने चाहिए, जनरलाइज नियम होने चाहिए। ठीक है ना, जो कि सब जगह लागू हो। इसके अलावा जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समिति का गठन होना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले बताया था, चयन समिति का गठन किया जाए जिसमें जो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है वो उसका पदेन अध्यक्ष हो। ठीक है, सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा प्रथम नियुक्त शिक्षकों का परीक्षण काल साधारणतः 1 वर्ष होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, परीक्षण अवधि बोला जाता है इसको। तो कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए जो पहली बार नियुक्त है शिक्षक। ठीक है, और इसको 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर सही तरह से कार्य नहीं हो रहा है तो। ठीक। इसके अलावा वेतनमान और सेवा शर्ती संबंधी भी सुझाव दिए गए। इन्होंने बोला कि शिक्षकों के वेतनमान को निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति होनी चाहिए जो कि बताए कि इनका वेतनमान क्या हो, समय समय पर महंगाई को ध्यान में रख के इनका वेतनमान बढ़ाती रहे। ठीक है। इसके बाद समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों को समान वेतन मिलना चाहिए। प्रधानाचार्य को उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए और योग्य व्यक्ति इस पद पर हो। इसके अलावा शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड, बीमा और पेंशन की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इनको पूर्णकालीन प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाने चाहिए। ठीक है ना। शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए भी इनको अवकाश दिया जाना चाहिए और वो भी पूरे वेतन पर, यानी कि ऐसा नहीं कि इनका वेतन काट दिया। ठीक है। इसके बाद शिक्षकों और बच्चों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए, यानी कि जो शिक्षकों के बच्चे हैं इनको माध्यमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इनको दी जानी चाहिए शिक्षकों को। इनमें कोई भी कठिनाई आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, उनका निपटारा करने के लिए ऑर्बिटेशन बोर्ड बनाए जाने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो योग्य और स्वस्थ शिक्षक हैं उनको 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई स्वस्थ शिक्षक है तो 58 साल से की जगह 60 साल में उनको एज में रिटायर कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट ट्यूशन को बिल्कुल भी स्वीकृति ना दी जाए। इसके अलावा आप देखिए, छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या सुझाव थे। स्कूल में आपकी स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरू किया जाए। ठीक है, सभी प्रांतों में। इसके अलावा छात्रों का कम से कम 1 वर्ष में 1 बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। ओके। अस्वस्थ छात्रों का वर्ष में कई बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। ठीक है। इसके अलावा सामान्य रोगों का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाए। छात्रावासों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए। बहुत आसान से सुझाव हैं। इसके अलावा देखिए, माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में और क्या क्या सुझाव थे। देखिए, सबसे पहले भवन और साज सज्जा के बारे में इन्होंने बोला कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में उचित भवन होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, अन्य सामग्री होनी चाहिए और छात्र संख्या 500 से लेकर 750 तक होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा पुस्तकालय और प्रयोगशाला से संबंध में अच्छे स्तर के पुस्तकालय और साज सज्जा संपन्न प्रयोगशालाओं की व्यवस्था
होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं, छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होने चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसके अलावा कार्य दिवस की बात करें तो माध्यमिक विद्यालय में सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस की इन्होंने बात करी है। 200 कार्य दिवस होने चाहिए और प्रति सप्ताह 35 घंटे का कार्य होना चाहिए और सप्ताह में एक दिन मध्याह्न अवकाश के बाद, यानी कि जो इंटरवल होता है ना, उसके बाद को करिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी कि हफ्ते में एक दिन आप इंटरवल के बाद को करिकुलम एक्टिविटी करवाओ। इसमें स्पोर्ट्स करवा सकते हो या फिर कुछ और करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अवकाश की बात करें तो माध्यमिक विद्यालय में 2 महीने का ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश, 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश और सभी सरकारी अवकाश होने चाहिए, लेकिन इनकी संख्या 160 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में आपको याद रखनी है। इसके अलावा विद्यालयों में उचित निर्देशन और परामर्श संबंधी सुविधाएं भी होनी चाहिए, जो कि आपका एजुकेशन हो एज वेल एज वोकेशनल हो। तो उनके निर्देशन परामर्श संबंधी क्या क्या सुझाव दिए, देखिए सबसे पहले प्रत्येक राज्य में इन्होंने बोला कि एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो को की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हो गई। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श सेवा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये निर्देशन, ठीक है, जो हम समझते हैं ना, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में जो ये शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श सेवा है, इसकी दोस्तों व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक होते हैं जीविकोपार्जन शिक्षक, जिसको हम बोलते हैं कैरियर मास्टर्स, ठीक है ना, और मार्गदर्शकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मार्गदर्शन है छात्रों के व्यक्तिगत भेदों, रुचि, रुझान हो गए और योग्यता के आधार पर, यानी कि जो गाइडेंस है वो शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह से दिया जाए और छात्रों के सामान्य विषयों, ठीक है, मतलब छात्रों के व्यक्तिगत भेदों, रुचि, रुझान और योग्यता के आधार पर ये जो मार्गदर्शन है वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मार्गदर्शन और परामर्श देते समय छात्रों की परिस्थिति और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देते समय भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कुछ आपके व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन परामर्श से संबंधित सुझाव थे जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिए गए। इसके अलावा परीक्षा से संबंध में क्या क्या सुझाव दिए गए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक्सटर्नल एग्जाम कम करो, ठीक, बाह्य परीक्षा जितनी हो सके उतनी कम हो। इसके बाद निबंधात्मक परीक्षाएं हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, इनमें विचार प्रधान प्रश्न पूछे जाने चाहिए क्योंकि निबंधात्मक परीक्षाएं उस समय पे अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो बाह्य परीक्षाएं कम करो, केवल जब आपकी माध्यमिक शिक्षा हो उसकी समाप्ति उसके बाद ही एक्सटर्नल एग्जाम होनी चाहिए। परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षाओं को ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का प्रयोग करें। ओके, और माध्यमिक शिक्षा की जब आपकी समाप्ति होती है तो जब फाइनल इवैल्यूएशन करते हैं वो केवल एक्सटर्नल एग्जाम के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपकी इंटरनल असेसमेंट आप लेते हैं, आंतरिक परीक्षाएं लेते हैं, उनके परिणामों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चे ने पूरे साल भर में क्या किया है उसको भी देखना है, उसके नियमित कार्यों को भी देखना है। केवल आप एक फाइनल एग्जाम लेते हो उसके आधार पर ही अंतिम मूल्यांकन ना करें। ठीक, छात्रों की जो प्रगति है उसका ब्यौरा रखने के लिए आप एक संचयी अभिलेख बना सकते हैं या बनाने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत अंकों में प्रकट कर ग्रेडों में प्रकट किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मूल्यांकन परिणाम है वो प्रतिशत अंकों में प्रकट ना करके ग्रेडिंग की दोस्तों इन्होंने बात करी है। ठीक है ना, इसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट स्केल की भी बात करी है। तो ग्रेड में परिणाम दिया जाना चाहिए, ग्रेडिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न कि माध्यमिक शिक्षा में सबसे पहले ग्रेडिंग व्यवस्था की किसने शुरुआत करी, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, बात करेंगे बाह्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र के लिए समविभागीय परीक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है ना, तो अगर कोई बच्चा है वो एक्सटर्नल एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव थे, इन्होंने बोला कि माध्यमिक स्कूलों में एक हस्तकारी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे कि उसको व्यवसाय
शिक्षा मतलब यानी कि आगे जाके वो रोजगार अपना सके। तो हस्तकार्य की शिक्षा होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन की हम बात करें, ठीक है ना, माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग में पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान हो, ठीक है। इसके बाद माध्यमिक स्कूलों में बहुउद्देश्य स्कूलों को में बदला जाए, मल्टीपर्पज स्कूल, जैसा हमने पहले ही बताया, जिसको कि नरेंद्र समिति ने भी बताया कि बहुउद्देश्य आपके स्कूल खोले जाने चाहिए, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को कताई, बुनाई, सिलाई, ठीक है, चमड़ा, इससे संबंधित कार्य भी सिखाए जाएं, ठीक। इसके बाद बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेजों को स्थापित किया जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को स्थापित किया जाएगा जो कि आसपास के उद्योगों में आपके जो कुशल कर्मकार हैं, कनिष्ठ अधिकारी, उनकी पूर्ति कर सके। इन तकनीकी स्कूलों और स्थानीय उद्योगों में निकट संबंध होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग इनको करना चाहिए। इसके बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या क्या सुझाव थे, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उन्होंने बोला, बालक की तरह बालिकाओं को भी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल और केवल उनको सुमाता और सुगृहिणी बनाना है, जैसा कि राधा कृष्ण आयोग ने बोला था। तो उनको भी सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा बालिकाओं के गृह विज्ञान की अध्ययन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार, जैसा भी हमने ऊपर डिस्कस किया, बालिका विद्यालय खोले जाने चाहिए, ठीक है। और जहां पर यह संभव नहीं हो तो वहां पर आप सह शिक्षा करवाइए, ठीक। इसके बाद धार्मिक और नैतिक शिक्षा संबंधी इनके क्या सुझाव थे, जैसे कि राधा कृष्ण आयोग है, उन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको ऐच्छिक बनाया, यानी कि वॉलेंटरी। इन्होंने बोला कि जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य ना करे, ठीक है। अभिभावकों की अगर स्वीकृति है उसके आधार पर ही इसकी व्यवस्था को किया जा सकता है, लेकिन जो शिक्षा है वो स्कूल का कार्य प्रारंभ होने से पहले, यानी कि स्कूल टाइमिंग से पहले और स्कूल के कार्य के समाप्त होने के बाद ऐच्छिक रूप से दी जा सकती है। तो ये इन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा संबंधी अपने सुझाव दिए थे। अब बात करेंगे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के गुण और उनके दोषों के बारे में, थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इनके गुण के बारे में। सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा दिया, इन्होंने शिक्षा के बिल्कुल उपयुक्त उद्देश्य बताए, पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त इन्होंने सिद्धांत बताए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किया जो कि बहुत अच्छा था उस समय पे देश की तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए, चरित्र निर्माण और अनुशासन पे दोस्तों ने बल दिया, शिक्षकों की दशा में इनके द्वारा सुधार किया, उनके जो वेतन है वो बढ़े, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, ठीक है ना, उनकी सेवा शर्तें बढ़ी, उनको प्रोविडेंट फंड की सुविधा, उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको लेकर इन्होंने सुझाव दिए, ठीक है ना। इसके अलावा शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन पर बल दिया, परीक्षा प्रणाली में सुधार हुआ, अंकों की जगह पर ग्रेडिंग का प्रयोग की इन्होंने बात करी। स्त्री शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने ठोस सुझाव दिए, इन्होंने स्त्री शिक्षा को सीरियसली लिया, ठीक है। तो ये इनके गुण थे। अब दोष की बात करें तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। अस्पष्ट संगठन का मतलब यह है कि एक और इन्होंने बोला कि 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 6 से लेके 11 तक का माना, ठीक है, मतलब कि कक्षा 6 से कक्षा 11 तक, ठीक है। कक्षा 6 से अगर आप कक्षा 11 तक हिसाब लगाओ तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 वर्ष की बनती है। इनके द्वारा कहा गया कि 7 वर्ष की होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा, 11 से 17 वर्ष, लेकिन कक्षा 6 से इन्होंने शुरू माना। तो अब इस किस तरह का वो है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं 3 और 4, यानी कि निम्न माध्यमिक आपकी 3 की और उच्च माध्यमिक आपकी 4 वर्ष की, लेकिन यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 11 तक को बोल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से 12th को समाप्त करना वो बिल्कुल अव्यावहारिक था। दूसरी बात है बोधिल पाठ्यक्रम। बोझिल पाठ्यक्रम में मैंने पहले बोला कि इन्होंने माध्यमिक में 5 इन्होंने अनिवार्य शिक्षक बना दिया और 3 इन्होंने ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी सब्जेक्ट जोड़े। तो 5 अगर अनिवार्य हो गए, 3 अगर आपके वॉलंटरी हो गए, तो कुल मिला के 8 सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि छात्रों पर बहुत बड़ा पाठ्यक्रम हो जाता है उस समय माध्यमिक की अगर बात करें। जैसे आप अगर आज देखें तो माध्यमिक शिक्षा जब आप लेते हैं तो आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 5 होते हैं, ठीक है ना, उस समय पे 8 सब्जेक्ट, ठीक है। तो 8 सब्जेक्ट अगर आप जोड़ेंगे तो वो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम बन जाता था, ठीक है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम थे जिसमें संगतता वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अंग्रेजी के बारे में भी इनके द्वारा अस्पष्ट सुझाव दिए गए, ठीक है। इसके अलावा व्यवसाय बहुउद्देशीय स्कूल जो मल्टीपर्पज स्कूल खोले गए, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया, ठीक है। एक इनमें ज़्यादातर क्या हुई, बर्बादी हुई,
जो भी कच्चा माल है उस जो कि व्यवसाय बहुउद्देशीय स्कूल जब इनको खोला गया तो इनमें ये नहीं देखा गया कि बच्चे यहाँ पर से जो सीखेंगे तो उससे कितनी बर्बादी होगी, ठीक है ना, उसे फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में भी हवाई सुझाव थे, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल के बारे में इन्होंने जो बोला कि इनको किसी भी तरह का अनुदान ना दिया जाए, ये सब चीज़ें, तो वो आपके एक तरह से सुझाव सही नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में भी अनुपयुक्त सुझाव थे। इन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य तो नहीं बनाया, लेकिन वॉलंटरी बना दिया, ऐच्छिक बना दिया, तो इच्छा से करवा सकते हो, नहीं करवाना है, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं बताया कि दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए ना, दी जा सकती है लेकिन चाहें तो, मतलब ये एक तरह का अस्पष्ट सुझाव है, अनुपयुक्त सुझाव है, ठीक है। तो ये इनका माध्यमिक शिक्षा के में अस्पष्ट संगठन में दोस्तों ये भी है कि इन्होंने जो क्या कहते हैं 12वीं को समाप्त करके 12वीं को ग्रेजुएट में मिला दिया और 11वीं को इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में मिला दिया। वो भी दोस्तों एक तरह का अस्पष्ट संगठन था। हालांकि इनके बाद में पूरे देश में फिर ये जो सिस्टम है वो लागू हो गया 5+6+3 का। 5+6+3 का दोस्तों ये सिस्टम लागू हुआ। 5 वर्ष की तो दोस्तों आपकी प्राथमिक शिक्षा होगी, 6 की आपकी माध्यमिक होगी, फिर 3 वर्ष का कॉलेज हो गया, ठीक है। तो 5+6+3 का आपका जो पूरा सिस्टम है वो लागू हो चुका था, ठीक। उसके बाद लेकिन अंततः फिर दोबारा से दोस्तों 10+2 का ही जो वो है वो लागू करना पड़ा, क्योंकि अव्यवहारिक था। फिर अब 10+2+3 का लागू रहा फिर देश में। फिर उसके बाद आपको पता है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 10+2+3 के पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू कर दिया गया, मतलब इस स्ट्रक्चर को लागू कर दिया गया। हालांकि इनके बाद 5+6+3 का देश में लागू हो चुका था, ठीक है। तो क्या क्या प्रभाव हुए, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसके लाभ मिले। सबसे पहले केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का दोस्तों गठन हुआ। इसके बाद सामान्य विज्ञान का जो अध्ययन था वो अनिवार्य कर दिया, ये बहुत बड़ा लाभ था इसमें, ठीक है। तीसरा लाभ ये था कि मातृभाषा को इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया, जो कि सबसे बढ़िया था उस समय पे देश की व्यवस्था को देखते हुए। माध्यमिक शिक्षा में को मातृभाषा का माध्यम मातृभाषा बनाया जाना जरूरी था, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों इतनी डाइवर्सिटी है और उस तरह से देखा जाए तो मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम एक उपयुक्त सुझाव था, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे जो लोग थे वो जरूरी नहीं कि हिंदी भाषी हो या अंग्रेजी भाषी हो, ठीक है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण, वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार किया गया। पांचवा लाभ ये था कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था स्टार्ट हुई, ठीक है। पहले एनसीसी नहीं हुआ करती थी, वो आपकी उच्च शिक्षा तक ही सीमित थी। छठा लाभ था कि कुछ प्रांतों में प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श की सुविधाएं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा परीक्षाओं में सुधार आंदोलन भी शुरू हुआ। तो ये आपके दोस्तों माध्यमिक शिक्षाओं के प्रभाव थे। हालांकि इसका एक प्रभाव, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसके द्वारा जो ये 5+6+3 है, इसकी शिक्षा संरचना को पूरे देश में लागू किया है, लेकिन अंत में दोस्तों इससे परेशानी हुई और बाद में फिर इसको रिवर्ट करके 10+2+3 कर दिया गया। तो ये थे दोस्तों आज का माध्यमिक शिक्षा आयोग, और ये दोस्तों एक डिटेल वीडियो थी। मेरा दोस्तों इसको डिटेल वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप डिटेल में दोस्तों जब पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद ये रहेगा कि अब आपके प्रश्न कहीं से भी आएँ, आप इसको दोस्तों बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिटेल और लंबी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।